हेलो बच्चों, तो पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि को जितने भी इम्पोर्टेंट संधि विच्छेद थे हमने कर लिए। अब हम करेंगे व्यंजन संधि के संधि विच्छेद। जी हाँ, व्यंजन संधि से रिलेटेड जितने भी संधि विच्छेद हैं वो हम लगभग इस वीडियो में कवर करेंगे, और या अगर कुछ बच जाएगा तो दूसरे वीडियो में करेंगे। फिलहाल अभी स्वर संधि के करके पिछले वीडियो में किए थे, तो उसमें हमने बताया था कि स्वर संधि के संधि विच्छेद किस तरह से होते हैं। तो अब करेंगे व्यंजन संधि के। ध्यान दीजिए, पहले हम व्यंजन संधि के संधि विच्छेद करने से पहले देखते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। जैसे कि व्यंजन वर्ण आपको पता है कितने मतलब व्यंजन वर्ण जो क्या होते हैं, जो और स्वर वर्ण क्या होते हैं वो आपको पता ही होगा। तो हम बात करते हैं व्यंजन वर्ण के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रकार के बारे में। जैसे पता है कि व्यंजन वर्ण का पहला प्रकार होता है स्पर्श व्यंजन। क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन वो भी बताएंगे। तो पूछ दिया जाता है, बताओ स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो ध्यान दो, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं सबसे पहले ये शुरू होता है क से। किससे? क से। क, ख, ग, घ, अंगा। उसके बाद फिर च, छ, ज, झ, इया। फिर ट, ठ, ड, ढ, न। उसके बाद त, थ, थ, द, ध, न। फिर प, फ, ब, भ, म। तो ये पाँच सारे में 1 2 3 4 5 1 2, ये यहाँ पे ज हो जाएगा। फिर झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, न। उसके बाद त, थ, द, ध, न। सिंपल। तो देख लीजिए यहाँ पे हर में एक वर्ग में 5 वर्ण है, 5 वर्ण है, 5 वर्ण है, 5 5। तो क्या 5 5 कितना होगा? 25। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता, बताओ स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। जी हाँ बच्चों, अब स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है तो इसमें कुछ खास बातें ये है कि ये है, इसको बोलते हैं कवर्ग। इसको क्या बोलते हैं? कवर्ग। कहिए क का वर्ग है तो इसे बोलेंगे कवर्ग, इसे बोलेंगे चवर्ग, इसे बोलेंगे टवर्ग, इसे बोलेंगे तवर्ग, इसे बोलेंगे पवर्ग। सब में 5 5 वर्ण है तो इसे वर्ग के नाम से जाना जाता है कि क वाला है तो कवर्ग हो गया, च वाला है तो चवर्ग हो गया, ट वाला है टवर्ग, तवर्ग, इसी तरह पवर्ग। अब इसमें देखिए ये पहला वर्ण है तो ये पहला वर्ण, ये दूसरा वर्ण, ये तीसरा वर्ण, ये चौथा वर्ण, ये पांचवा वर्ण। अगर पूछ देगा बताओ कवर्ग का पहला वर्ण क्या है तो क है। कवर्ग का पहला वर्ण क है, कवर्ग का दूसरा वर्ण तो ख है। इसी तरह मान ले बोला चबर का बताओ तीसरा वर्ण क्या है तो च, छ, ज, तीसरा ज हो गया। उसी तरह ये जो पहला वर्ण, ये दूसरा वर्ण, ये तीसरा वर्ण, ये चौथा वर्ण, ये पांचवा वर्ण, इसी तरह से होता है। अगर मान लो बोले का बताओ पहला वर्ण, मतलब अगर किसी कहीं पे बोल दिया पहला वर्ण तो समझ जाना कि ये सब वाले वर्ण में बात हो रही है। दूसरा वर्ण बोलेगा तो ये सब, तीसरा वर्ण तो ये, चौथा ये और पांचवा ये। तो सिंपल इतनी बातें आपको याद रखना। उसके बाद अभी भी और उसका दूसरा प्रकार होता है, एक और प्रकार होता है व्यंजन का, वो होता है ऊष्म व्यंजन। क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। और एक होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। तो देखो अंतस्थ व्यंजन होता है या, रा, ला, व। या, रा, ला, व, यह हो गया अंतस्थ व्यंजन। और उस व्यंजन होता है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। तो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये हो गया उस व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, व। यदि अंतस्थ व्यंजन का नाम लिखा तो समझ जाना कि या, रा, ला, व है, और उस व्यंजन का नाम लिखा तो स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। तो ये 4 हैं, ये 4, ये 4 और ये 25, ये 4 और ये 4। उसके बाद होता है एक संयुक्त व्यंजन। क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आपको पता है अक्ष, तारा, गिया और सारा, यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसे संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? कि देखो ये संयुक्त व्यंजन उसे कहते हैं जो दो व्यंजन वर्णों के मेल से बना होता है। तो ध्यान दीजिए, ये अक्षर जो होता है वो बना होता है क से और मूर्धन्य स से। अक्षर इसका इंग्लिश भी होता है KSH, तो के से का, SH से ये। उसके बाद तर जो होता है आधा त और र से बना होता है, तो इसका भी इंग्लिश होता है TR से तरो। टी के बाद देखो ए नहीं है, हमें पता है कि जब आधा रहता है तो ए नहीं रहता है। चलिए उसके बाद गिया,
गिया का होता है ये ज से बना रहता है और इया से बना रहता है। तो जे इसका पढ़ा होगा आपने इंग्लिश, क्या होता है जे एन से गिया, यानी जे से जे, ज का जे, उसके बाद एन से इया, उसके बाद सर का होता है तालब स और रॉ का बना होता है, यानी इसका इंग्लिश भी होता है SHR। तो ये जितने भी संयुक्त व्यंजन है वो दो वर्णों के मेल से बना होता है। तो ये देख लीजिए यहाँ अक्षर है, यहाँ पे क और सौ से तर से ज्ञा क्या जा और यहाँ से सर तालब स हलंत और र से। तो समझ रहे इतनी सारी बातें, ये तो संयुक्त व्यंजन, ये व्यंजन के बारे में थे। अब पढ़ेंगे व्यंजन की बातें, व्यंजन संधि में कैसे विच्छेद करेंगे इसकी बातें अब पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं पहले व्यंजन संधि के विच्छेद के रूल। एक बात याद ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो रूल बताए जाएंगे वो संधि के रूल नहीं होंगे, वो संधि विच्छेद के रूल होंगे। ये नहीं जो आप इसी से संधि का रूल भी कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे आपको गलती हो जाएंगे। तो ये संधि विच्छेद के रूल हैं, इसे बढ़िया से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक बात बोला गया है कि यदि देखिए ये पहले बोला गया तीसरा, देखिए पहले देखना आपको तीसरा वर्ण, उसके बाद देखिए आपको कोई हो सकता है तीसरा वर्ण आ जाए, हो सकता है कि चौथा वर्ण आ जाए, या हो सकता है कि य र ल वो में से कोई हो, या हो सकता है कि कोई स्वर हो। क्या क्या होता है, देखो पहले आपको कोई तीसरा वर्ण दिखाई देगा और उसके बाद देखो, उसके बाद प्लस का चिन्ह है, उसके बाद है कि तीसरा वर्ण के बाद हो सकता है कोई तीसरा आ जाए, या कोई आ सकता है चौथा आ जाए, कोई ये इसमें से या इसमें से। मतलब देखना है कि शब्द में तीसरा है कि नहीं है। अगर तीसरा है और उसके बाद देखना क्या इस सब में से कोई है, तो अगर ये सब में से कोई हो जाएगा तो क्या करना है, तीसरा को किस में बदल देना, प्रथम में बदल देना, और बाकी बात सबको अलग अलग कर देना है। देखिए यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल दिया गया, एक बात आपको याद रखिएगा, ये व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि के रूल है। तो व्यंजन वर्ण जो भी होंगे वो शुद्ध रूप में होंगे, यानी हलंत के रूप में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई तीसरा वर्ण के बाद बात करेंगे, कबर का मान लो तीसरा वर्ण, तो ग हलंत होगा ना कि ग होगा। अगर ग होगा तो इसमें स्वर भी है ग प्लस अ, तो यहाँ पे शुद्ध रूप व्यंजन का रूप होता है ग हलंत के रूप में। समझ में आया बात है। तो यहाँ पे हलंत के रूप में बात करेंगे, ना कि यहाँ पे ये पूरा के रूप में बात करेंगे। जैसे कोई भी मान लीजिए तीसरा वर्ण, त का तीसरा वर्ण होगा, बोलते द, क्या होगा द, तो द हलंत होगा, ना कि ये पूरा द होगा। जैसे यहाँ पर है एक दिगंबरा, क्या है दिगंबरा। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि तीसरा वर्ण आपको दिखाई दे रहा है या ग दिखाई दे रहा है, तीसरा वर्ण। तीसरा वर्ण के बाद देखिए इस सब में से कोई है क्या, क्या तीसरा वर्ण के बाद मो है, नहीं 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 नहीं, बोले थे ना गौ है यहाँ पे, तो हलंत के रूप में दिखाना है इसको। तो ग हलंत है तो बाद में अ भी तो है, इसे देखना चाहो तो किस तरह में लिख, इसे ग हलंत फिर अंबरा ना, ग पूरा है यहाँ पे, इसका मतलब इसमें अ है जुड़ा हुआ, तो अ को हटा दिए। तो ग हलंत के बाद देखो क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है ना। तो तीसरा वर्ण ग हलंत कौन सा वर्ण, व्यंजन वर्ण है, तीसरा व्यंजन वर्ण है, उसके बाद क्या आ रहा है, कोई स्वर आ रहा है। तो ये ग हलंत किस में बदल जाएगा, प्रथम में बदल जाएगा, यानी इसका प्रथम क्या होता है, क हलंत ना। ग हलंत का प्रथम क्या होता है, क हलंत। तो ये क्या बन जाएगा, दिक, और माँ की बात सब अलग हो जाएगा, दिक धन अंबरा, क्या हो जाएगा, दिक धन अंबरा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जैसे यहाँ पर है एक दिग्गज, क्या है दिग्गज। बस आपको क्या खोजना है कि इसमें तीसरा वर्ण खोजना है, तीसरा वर्ण मिल जाएगा, बाकी बात आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तीसरा मिल गया और ये खुद आधा है, तो चलो आधा है तो इसे आधा करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद देखते हैं कौन सा वर्ण है, ग है, कौन सा वर्ण है, ग। तो क्या हो बताओ, तीसरा वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है, तीसरा वर्ण आ रहा है। तो तीसरा वर्ण के बाद कौन सा तीसरा आता है, तो ये वाला तीसरा क्या हो जाएगा, प्रथम में बदल जाएगा, और ये सब वही का वही रहेगा। बस आपको यही देखना है कि ये इस रूल पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तीसरा वर्ण पहले होना चाहिए, उसके बाद चाहे तीसरा हो जाए, चाहे चौथा हो जाए, चाहे य र ल व में से कोई हो जाए, चाहे कोई स्वर हो जाए, तो भैया ये पहला वाला जो तीसरा है वो प्रथम में बदल जाएगा। तो यहाँ पे देख रहा तीसरा है, उसके बाद फिर तीसरा है, तो ये वाला तीसरा किस में बदल जाएगा, प्रथम में बदल जाएगा, यानी इसका प्रथम क्या है, क है। तो ये खुद आधा है तो इसका आधा ही बदलेगा, तो क्या बनेगा, दिक्क। उसके बाद ये अलग हो जाएगा, गजा। ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये वाले में ये वही का वही रहेगा, दिग्गज हो गया। जैसे यहाँ पर एक और है जगदीशा, क्या है जगदीशा।
यहाँ पे कोई दिमाग लग रहा है क्या? आप देखिए कन्फ्यूज़न हो सकता है। बताओ ये ग और द दोनों तीसरा है, तो क्या ये इसका करें क्या? ये तो यहाँ पे अगर करोगे तो ध्यान दो कोई शब्द नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको। करोगे मान लीजिए इसको आप तीसरा वर्ण मान के उसके बाद द आ रहा है तो तीसरा मिल रहा है, तो इसको हम क करेंगे तो जक मिलेगा। क्या मिलेगा? जक। तो फिर हमारा कोई शब्द नहीं बनेगा। तो हम क्या दिमाग लगाएंगे, यहाँ से तोड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ से तोड़ोगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर यहाँ से तोड़ के देख लेते एक बार, यहाँ से तोड़ोगे तो क्या रहा है? ग हलंत और बाद में क्या है? अ है। तो ग के बाद अ है तो ये क्या बनेगा? क बन जाएगा तो जक, और ये अदीसा बन जाएगा अदीसा। तो कोई अर्थ मिला यहाँ पे? नहीं मिला, इसलिए यहाँ से नहीं टूट के यहाँ से टूटेगा द से। समझ आ रहा है बातें? तो ज ग यहाँ पे द हलंत है, द हलंत का कि देखो व्यंजन संधि में क्या करते हैं? आधा लेते हैं, आधा। ये द हलंत के रूप में आएगा तो फिर इसमें क्या निकलेगा? दीर्घिका निकल जाएगा। तो क्या हुआ? तीसरा वर्ण के बाद कोई स्वर आया कि नहीं आया? देखो इससे पहले बढ़िया से लिखते हैं, ज ग द हलंत, यहाँ से दीर्घिकार, ये दीर्घिकार स। इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये देखिए द हलंत के बाद कोई स्वर है ना, द हलंत यानी तीसरा वर्ण के बाद कोई स्वर आएगा तो ये तीसरा जो है प्रथम में बदल जाएगा। तो ये जो त हलंत द हलंत है ये किस में बदल जाएगा? प्रथम में बदल जाएगा। तो ज ग त हलंत, और ये इधर क्या बच गया? ईसा। समझ आ रहे बात है? बिल्कुल। और कोई एग्जांपल देख लेते हैं एक दो। जैसे यहाँ पर सदुक्ति, क्या है? सदुक्ति, इस पे जरा फोकस करिएगा। सदुक्ति में देखिए कहीं पे तीसरा वर्ण है क्या? जी हाँ, द है, द। यहाँ पे द है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा द है, लेकिन हमें द हलंत नहीं बनाना है, इसे द हलंत बनाना है, क्योंकि व्यंजन संधि जो होता है वो हलंत के रूप में होता है। तो बताइए ये द हलंत होगा तो इससे क्या निकलेगा? हर्ष ऊ निकलेगा। इसका मतलब द हलंत के बाद क्या है? हर्ष ऊ है ना। इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं स द हलंत हर्ष ऊ उक्ति, सदुक्ति, सदुक्ति। अब बताइए द हलंत के बाद क्या आ रहा है? हर्ष ऊ आ रहा है। द हलंत के बाद कोई स्वर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी हाँ, तीसरा वर्ण क्या? द हलंत क्या? तीसरा वर्ण है। तो तीसरा वर्ण के बाद कोई स्वर आया, ठीक है, चलेगा काम। तो ये तीसरा वाला किस में बदल जाएगा? प्रथम में बदल जाएगा। याद रखिए तीसरा वाला किस में बदलेगा? प्रथम में बदलेगा। तो इसका प्रथम क्या होता है? द का प्रथम क्या हो जाता है? द हो जाता है ना। द है तीसरा वर्ण, और तीसरा वर्ण का ये जो द का ग्रुप का है, द किस ग्रुप का है? त ग्रुप का, तवर्ग का। तो तवर्ग का पहला क्या होता है? त होता है। तो ये अपने प्रथम वर्ण में बदलेगा, यानी पहला वर्ण में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? त हो जाएगा, त हलंत, और ये अलग हो जाएगा क्या? उक्ति, सत्य धन उक्ति। सिंपल है बिल्कुल। जैसे एक है यहाँ पे तद्रूपम, क्या है? तद्रूपम। इसे फिर मिटाते हैं, फिर बताते हैं आपको। तद्रूपम, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या क्या माजरा क्या है यहाँ पे? ये वाला रॉ जो बताए थे, ये वाला रॉ क्या होता है? आगे में लगता है। जो ऊपर वाला रॉ होता है वो पीछे में आता है, और जो नीचे वाला रॉ होता है वो आगे में आता है। तो याद रखिएगा। इसे अगर बढ़िया से लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? तो द हलंत, यहाँ पे हटाएंगे द हलंत को, क्योंकि द हलंत तीसरा वर्ण है, तो इसको फ्री करेंगे। तो इधर से क्या निकलेगा? र, और ये हर्षोकार इसमें जुड़ेगा। ये एक दुर्गुकार है, सॉरी ये है दुर्गुकार। तो दुर्गुकार इस तरह से जुड़ता है, फिर क्या हो जाएगा? रूपम। तो ये तद्रूपम, इसे कुछ नहीं कि सिर्फ ये वाला रॉ था, ये वाला रॉ को निकाले। ये दुर्गुकार भी इसी रॉ में ही लगा हुआ है। ये मत समझना कि ये दो में लगा हुआ है। यदि दो में लगा होता तो फिर इसे क्या पता है? तद्रूपम पढ़ते, लेकिन ये क्या है? तद्रूपम। क्या है? तद्रूपम। तो ये रॉ जो है ये रॉ में ही दुर्गुकार लगा हुआ है, इसलिए रॉ को दुर्गुकार को अलग कर लिया। अब देखो ये फाइनली फ्री हो गया। ये द हलंत तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण के बाद क्या आ रहा है? रॉ आ रहा है। क्योंकि देखो इसमें तो स्वर भी नहीं है, ये तो आधा है, इसमें स्वर नहीं है, तो कह नहीं सकते हैं कि इसके आगे स्वर आ रहा है। ये दो हलंत के आगे क्या आ रहा है? रॉ आ रहा है। रॉ आ सकता है बिल्कुल, यह रॉ आ सकता है। तो ये तीसरा वर्ण किस में बदलेगा? प्रथम में। तो ये द का प्रथम होता है त, तो तत्, और धन ये वही का वही बचेगा रूपम, तत् धन रूपम।
सिंपल है बातें। तो इस तरह से हम बना सकते हैं कि याद रखिएगा बस ये रूल कि यदि तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण के बाद कोई तीसरा आ जाए, कोई चौथा आ जाए, चाहे य र ल व आ जाए, चाहे कोई स्वर आ जाए, तो ये तीसरा जो है वो किस में बदल जाएगा, प्रथम में बदल जाएगा। और इतना बात याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि ये जो है किसका रूल है, विच्छेद का रूल है, ना कि ये संधि का रूल है। संधि का इसी का उल्टा हो जाएगा, जब हम संधि करेंगे तो बताएंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिएगा। अब दूसरा रूल देख लेते हैं, फटाफट इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए हम अगला रूल पे फोकस करते हैं और अगला फॉर्मेट पे फोकस करते हैं। ध्यान दीजिए, अब व्यंजन संधि के ये संधि के विच्छेद के रूल हैं, पता है पहले हम बता चुके हैं। ये है विच्छेद के रूल, ये संधि के रूल नहीं है, ये है व्यंजन संधि विच्छेद। ध्यान दीजिए, अगर अगला फॉर्मेट है, यदि देखो पंचम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आ जाए ना, यदि आपको शब्द में पंचम वर्ण दिखाई दे जाए और उसके बाद फिर पंचम वर्ण दिखाई दे जाए, दो पंचम वर्ण, तो ये पहला वाला जो पंचम वर्ण है ये प्रथम में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, प्रथम में बदल जाएगा, और ये सब वही का वही रहेगा। सिंपल है, ये सबसे आसान रूल है। जैसे यहाँ पर है तन्मय, क्या है, तन्मय है। यहाँ पे देखिए दो पंचम वर्ण है, एक ना भी पंचम वर्ण है त वर्ग का, और माँ भी पंचम वर्ण है प वर्ग का, माँ भी, दोनों पंचम है। तो ये पहला वाला पंचम किस में बदल जाएगा, प्रथम में बदल जाएगा, और माँ की बात वही का वही रहेगा। जी हाँ बच्चों, जैसे देखो यहाँ पे पहला वाला ये क्या बनेगा, ये पंचम प्रथम में बदलेगा, तो क्या देगा त हलंत, और ये सब अलग हो जाएगा, तत् धनमय। सिंपल है यहाँ पे। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे है सन्मुख, क्या है, सन्मुख। सन्मुख में देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी ना है और उसके बाद माँ है। तो बताइए ये जो ना है और उसके बाद माँ है, तो नौ के बाद दूसरा पंचम बन आ रहा, पहला पंचम बन उसके बाद दूसरा पंचम बन। क्योंकि देखो ये सारे जो है आधे आधे हैं, तो इसके बाद तो स्वर है नहीं, तो ये नहीं कह सकते हैं कि ये इस पंचम वर्ण के बाद कोई स्वर है। जी नहीं, ये आधा है, तो इसमें इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है। अब बताइए ये दो पंचम वर्ण आ गया, तो ये पहला पंचम वर्ण किस में बदल जाएगा, प्रथम में बदल जाएगा, और बाकी बाद वो अलग हो जाएगा। सिंपल है, इसमें व्यंजन संधि का संधि विच्छेद करना बिल्कुल सिंपल है। ये इसका पहला वर्ण क्या है, ट हलंत है, तो सट धन मुखा हो जाएगा। बस करना क्या होता है कि यदि दो पंचम वर्ण एक ही साथ आ गया, तो पहले पंचम वर्ण को पहला में बदल देना होता है, और बीच में प्लस का चिन्ह लगा के अलग कर देना होता है। सिंपल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर उन्नति है, क्या है, उन्नति। उन्नति में दिख रहा है आपको कि दो पंचम वर्ण है, ये पंचम वर्ण और ये पंचम वर्ण, तो दो पंचम वर्ण है, तो ये पहला वाला पंचम वर्ण किस में बदल जाएगा, प्रथम में बदल जाएगा। अपने ही वर्ग के प्रथम में बदलेगा बबुआ, ये नहीं कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल देना है, तो फिर आपकी तो ऐसे की तैसी हो जाएगी। ये देखिए न हलंत जो है प्रथम में बदलेगा, तो किस में बदलेगा, त हलंत में, तो क्या बन गया, उत्तधन नति। क्या हो जाएगा, उत्तधन नति। ये इसका न हलंत जो है, इसका पहले प्रथम वर्ण क्या है, त हलंत, तो फिर क्या बन गया, उत्तधन नति। तो बिल्कुल एकदम सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई परेशानी की बात है नहीं। और जैसे है यहाँ पे, जैसे जगन्नाथा, क्या है, जगन्नाथा। अब बताइए जगन्नाथा में क्या दिख रहा है आपको कि दो पंचम वर्ण आ रहे, एक और दो, तो ये वाला प्रथम वाला पंचम वर्ण किस में बदल जाएगा, सॉरी ये वाला पहला पंचम वर्ण प्रथम में बदल जाएगा, यानी पहला में बदल जाएगा। जग ये खुद आधा है, तो तहलंत भी रहेगा, उसके बाद नाथा अलग हो जाएगा, क्या होगा, जगत धन नाथा। गौर कर रहे हैं बातें को, ये हो जाएगा जगत धन नाथा। उसके बाद जैसे है यहाँ पे वांगमय, क्या है, वांगमय, यानी ये अंगा है, ये क्या अंगा है, इसमें घबराने की बात नहीं है। तो वांगमय में कुछ दिख रहा है आपको, वांग ये पंचम वर्ण है, इसके बाद भी पंचम वर्ण आ रहा है, तो दो पंचम वर्ण आता है, क्या होता है, ये वाला पंचम वर्ण किस में बदल जाएगा, प्रथम वर्ण में, और ये अलग हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, तो वाकर, ये इसका प्रथम वर्ण क्या है, क हलंत, उसके बाद ये अलग हो जाएगा, मया, वाकधन मया। दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसे।
तो इतना ही काफ़ी है। व्यंजन संधि को जितना हमने क्या कर दिया, बिल्कुल शॉर्ट तरीके में बता दिया। संधि विच्छेद 2 ही रूल व्यंजन संधि के विच्छेद के रूल आपके काम आएंगे बुक पढ़ने में। और अब लास्ट वीडियो आएगी जिसमें हम करेंगे विसर्ग संधि के संधि विच्छेद रूल, उसके बाद हम करेंगे बुक की शुरुआत। तो बस कमर कस के तैयार रहिए बुक पढ़ने के लिए। धन्यवाद।